मुझे ये पता है कि सबको जो जो सूट करता है अपने हिसाब से सब बता देते हैं। जब जिसको जरूरत पड़ी इतिहासकारों के माध्यम से चीजों को बदलवा दी गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मोतीलाल कमेटी, एक सेकंड प्रियंका जी, कम से कम मुझे तो अपना सवाल रखने दीजिए ना। प्रियंका जी सबके बीच में नहीं बोल पाएंगी ना आप, सबके बीच में मत बोलिए ना मैम। सवाल रख रही हूँ ना मैं दूसरे गेस्ट से यहाँ पर। चैलेंज कर रही हैं बैठकर। नहीं, मैं यहाँ पर चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर किसी के बीच में आप नहीं बोल सकती है। कम से कम एक डेकोरम मेंटेन रखिए, एक डेकोरम मेंटेन रखिए। और जिससे मैं सवाल पूछ रही हूँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। अभय जी, मेरा सवाल ये है कि सब जानते हैं मोतीलाल नेहरू कमेटी की वो कौन सी सिफारिशें थीं जिनको लेकर प्रॉब्लम हुई। सबसे इंपॉर्टेंट 33% रिजर्वेशन मुस्लिमों को लेकर, जिस बात की सिफारिश हिंदू महासभा ने उसे मानने से इनकार कर दिया। एक नींव पड़ती है हिंदू मुसलमान वैमनस्य, जो जिसकी हम बात करते हैं, किस तरीके से वो खतरे में आता है। आधार यही हम बांग्लादेश में भी देखते हैं हो रहा है। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। बांग्लादेश और पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए क्या किसी एक ऐसी आशंका को प्रबल करता है योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट? अगर इसी तरीके से पनपती रही ये बातें तो भारत में समस्या होगी। बिल्कुल, इस बात से कार कतई नहीं कर सकते। और अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है और जिस तरह जो विपक्ष के नेतागण, विपक्ष के खास नेतागण जो अभी तक हर इश्यू को, छोटी सी इश्यू को बहुत बड़े ढंग से प्रेजेंट करते थे, देश के अंदर का होता छोटी सी इश्यू को बहुत बड़े ढंग से, और वहां पर जैसे ये लोग जितना उसको अंदर तक कारपेट करने का प्रयास कर रहे हैं, वह सही में उन लोग के इंटेंशन पर कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि उनका इंटेंशन क्या है। और उन लोग को कम से कम तब, जबकि वहां पर मैक्सिमम दलित समुदाय के लोग हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रियंका जी मत करिए ना, थोड़ा संयम रखिए ना मैम प्लीज। मेरा 5 मिनट का समय इसी में चला जाता है और आपका नाम मैं सबसे ज्यादा मुझे लेना पड़ता है क्योंकि सबसे ज्यादा बीच में प्रियंका जी बोलती है। माफी के साथ कह रही हूँ ये, पर मेरे साथ ये दिक्कत होती है। प्लीज मैम, अभय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आपको समय मिलेगा उसके बाद बोलिएगा। बोलिए अभय जी। तो देखिए, ऐसा है कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है और ये लोग जो सेकुलर मतलब एक खास तबके को लेकर के चलने वाले, भैया ऐसा करना है, देश के अंदर में छोटी सी घटना करता है और वहां पर जैसे उन्होंने आंख मूंद ली है, वो सही में एक प्रकार के लोग के इंटेंशन और रियल इंटेंशन पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। और मैं बताऊं कि इसके अगर मैं जैसे कि अभी 2 बातें मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद फिर अनिरुद्ध जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है बोल रहे थे कि मैं सावरकर जी पर सवाल उठा रहा था, बिल्कुल नहीं उठा रहा था। मैं बोल रहा था कि 1883 का बर्थ है और 27 साल के उम्र में उनको डबल कारावास की सजा हुई थी। 27 साल की उम्र में वह अपने आप में देश का पहला ऐसा उदाहरण था और वह अपने आप में काबिल तारीफ था, कम से कम उस हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ हिसाब से। जो मोहम्मद आजम साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उससे मेरा एक सवाल है, कांग्रेस के लिए बहुत बैटिंग कर रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब देते। जब 2020 में जब लोकसभा में फेयरवेल भाषण चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी को किस नेता ने फिर से पीएम बन के आने के लिए बोला था कि मेरी शुभकामनाएं कि आप फिर से पीएम बन के आ जाइए? तो चलिए वही जवाब देते मुलायम सिंह यादव ने कहा था। तो इनके जो गॉड फादर थे, इनके पार्टी के जो गॉड फादर थे, जो इनके पार्टी के ऑल इन ऑल थे, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनने का फिर उन्होंने समर्थन किया था संसद के पटल पर। मुझे समय याद नहीं है, 1990s के लास्ट की बात है, मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को अपना राजनीतिक दुश्मन बताया था। और फिर ये लोग आज के डेट में कांग्रेस से साथ काम करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के पीछे बैटिंग कर रहे हैं, तो इस पर भी इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, इस पर मैं इनसे जवाब लूंगी। आजम साहब आपके पास आते हुए, और उम्मीद करती हूँ कि अभय जी के सवाल आपने सुन लिए होंगे जिनका काउंटर आपको रखना है। आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, प्लीज आप कोई सवाल कर लें। अभय जी जल्दी से अपना एक क्विक, आप जो 2-3 बातों का जिक्र कर रहे थे मुलायम सिंह यादव से जुड़े, एक बार जरा उनका रख लीजिएगा प्लीज। देखिए, ऐसा है कि आज जो कांग्रेस से पीछे लोग छुप रहे हैं, तो मुलायम सिंह यादव ने 2020 के लोकसभा में जब फेयरवेल भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था कि भाई आप फिर से पीएम बन के दोबारा आइए। उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो क्यों दिया था अगर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था तो? 1998 में जब 13 महीने की वाजपेयी साहब की सरकार गिरी तो सोनिया गांधी पीएम पद की प्रत्याशी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मुलायम सिंह यादव ने समर्थन नहीं दिया, जिस कारण से इलेक्शन हुआ और फिर से 99 में वाजपेयी साहब की सरकार बनी। तो इनको बताना पड़ेगा। और
दो बातें, और तीसरी बात भी, संसद के पटल पर एक बार एक डिस्कशन में मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी को अपना दुश्मन नंबर 1 बताया था। बिल्कुल, हाँ। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को बोला था, बीजेपी की तरफ उसी अगले ही क्षण कहा था कि अगर आप अपने मैनिफेस्टो से, पॉलिसी से अयोध्या मुद्दे को, राम मुद्दे को हटा दीजिए तो हमारे और आपके बीच की दूरियां कम हो सकती है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। इस सब बातों के दायरे में ये अभी जो कांग्रेस के साथ कहबलिया कर रहे हैं उसका थोड़ा सा बता दें। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स को सूट करती है गल भैया, इसीलिए मोहम्मद आजम साहब। मैं इनको कहना चाहूंगा, कृपया करके तब की जो परिस्थितियां थी, माननीय नेताजी जब थे तब मुख्य विपक्षी पार्टी हम भाजपा हुआ करती थी, ना कि कांग्रेस से थी। हमेशा लड़ाई जो है, जो सत्ता में होगा गलती वही करता है, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझ लो, सत्ता में आज भाजपा है, आज नफरत भाजपा फैला रही है, सांप्रदायिकता भाजपा फैला रही है। अगर महंगाई चरम पे है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा है, अगर बेरोजगारी चरम पे है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा है, और बांग्लादेश के हिंदू समाज पे की हत्या पे जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप बताइए क्या योगी आदित्यनाथ जी ने दिल्ली जाके माननीय गृह मंत्री से मुलाकात करी, माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करी कि आप इस मुद्दे पे, इस विषय पे गंभीरता से कुछ करिए? वो खाली मीडिया में बयान दे रहे हैं। मीडिया में बयान देने से क्या फायदा होगा? जो जिम्मेदार लोग हैं, भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू समाज की सुरक्षा कैसे हो सकती है, अल्पसंख्यक समाज जो वहाँ का है, ये जो आपका आजम साहब अगर है ना, अगर ने बहुत कुछ कह दिया कि अगर ऐसा बांग्लादेश में हो रहा है तो सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनिए सर, सुनिए मेरी बात, सुरक्षा की जिम्मेदारियां जिसकी हैं, मोहम्मद आजम साहब सुनिए मेरी बात, जिम्मेदारियां जिसकी हैं उसका निर्वहन वही करेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जब हर मुद्दे पर मुखर होकर आप लोग बोलते हैं तो हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में आपकी चुप्पी चुभती है, ये सीधी बात है। ठीक है, सर्वेश पाठक जी मुझे ज्वाइन इन कर चुके हैं, रुकिएगा। मोहम्मद आजम साहब थोड़ा समय दे दीजिए, अनिरुद्ध जी आपके पास आऊंगी, फिर प्रियंका जी आपके पास भी। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, क्योंकि अब तो खैर आधी चर्चा लगभग हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं जो आज योगी आदित्यनाथ ने कहा उस पर, उसका संदेश आपको क्या नजर आता है विपक्ष को लेकर? क्या एक और एजेंडा विभीषिका जो रही बंटवारे की उसके आधार पर, और फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, क्या एक और एजेंडा सेट कर दिया है बीजेपी ने? देखिए, एजेंडा सेट नहीं, ये जो विभीषिका हुई और वो हमें बार बार याद दिलाता है, और विभीषिका के बाद भी आप देखिए ना जी, जो कश्मीर में हुआ वो भी तो वही विभाजन ही किया गया कि सारे हिंदू जो भी कश्मीरी पंडित थे उनको मार के भगा दिया गया। और कौन भगाया? वहां पे जो रह रहे थे मुस्लिम, उनके अपने पड़ोसी, उन्हीं लोगों ने ऐसा कार्य किया। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये विभीषिका की बात की है 1947 की, चाहे वो बांग्लादेश में हो रहा है, अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में आप देखें कि किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, वहां पे ग्रंथी की डॉटर तक को वो 12-13 साल की होती है उठा के ले जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये पूरा विश्व देख रहा है, तो इस पे अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हिंदुओं के लिए मात्र एक देश भारत बचा है। आप देखिए, शेख हसीना जी को अगर समस्या आई है तो वो 57 देश मुस्लिम के हैं, वहां नहीं भाग के गई हैं, वो भारत में आई है, क्योंकि जानती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सरकार और भारत के लोग कितने अच्छे हैं और इसका किस तरीके से उनका वो मार्गदर्शन करेंगे या फिर उनको आश्रय देंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो सच्चाई कहा है, और सच जो होता है वो कड़वा होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी के लिए हो। आज जो हम ये 14 अगस्त की जो दिन मना रहे हैं कि विभाजन की विभीषिका दिवस, ये हमारे लिए तो एक चुभता हुआ ये था ना, जो विभाजन करवाया गया भारत वर्ष का, और वो विभाजन भी ठीक से नहीं हुआ। ठीक है सर। अनिरुद्ध जी जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया, क्योंकि समय बस अब लगभग खत्म होने को है, लेकिन क्यों हर बात पे कांग्रेस जिम्मेदार, हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, विभाजन से लेके जो कुछ भी हुआ, फिर इधर आतंकवाद का दंश, सब कुछ। अनिरुद्ध जी कंफर्म करिएगा आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो मुझे ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं जा रही। अनिरुद्ध जी नहीं जा रही है, अनिरुद्ध जी तक आवाज नहीं जा रही है। अभय जी आपसे कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं जल्दी से, आप तक मेरी आवाज आ रही होगी सर, आप भी कंफर्म कर दीजिएगा। एक क्लोजिंग कमेंट बस मैं लेना चाहूंगी कि हर बात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार क्यों?
नहीं, अगर यह बात है तो यह बात है, जब आप बीजेपी के प्रवक्ता थे तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो एक पत्रकार हूँ, मैं हाँ। तो इसके लिए बोलना थोड़ा मेरा हाँ। वाजिब नहीं रहेगा। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है। अगर ये बता दे कि 2019 में जब मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी जी को फिर से पीएम बनने का संसद के पटल पर आशीर्वाद दिया था, उस समय बीजेपी सत्ता में ठीक थी। है। 1998 के लास्ट में जब वाजपेयी साहब के 13 महीने की सरकार गिरी थी, जब मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी को समर्थन नहीं दिया था और पीएम नहीं बन पाई थी, उस समय भी वाजपेयी साहब की सरकार थी, बीजेपी की सरकार में थी। तो इनका यह कहना है कि विपक्ष और सत्ता वाला है, यह बात इनके जो पार्टी का जो पॉलिसी है उसे मैच नहीं करता। ठीक है सर। हाँ। अगर इस पर कुछ जवाब देना चाहे। ठीक है।